हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट देकर आप लोग आ चुके होंगे और पेपर बेटा आपका बहुत ही बैलेंस पेपर था। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही परेशान किए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे और कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी थे बेटा जिसको आप ऐसे टिक मार करके आगे बढ़ सकते थे। तो आपने बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बेटा। इससे क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए बेटा, मैंने बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपको इसमें दिया था। अगर क्वेश्चन गलत भी हो गए तो परेशान मत होइएगा बेटा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे करिएगा। ये पूरा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का बेटा एकदम कॉन्सेप्ट निकाल करके बाहर कर देने वाले क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो मैं गारंटी देता हूं नीट की कोई भी पेपर हो बेटा, आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नीट का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला होगा वो इससे इजी ही होगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। आज हमारा संजीवनी गुरुकुल रिवीजन टेस्ट 30 जनवरी 2025 आगे बढ़ते हैं और ये रहे हमारे होनहार और इनकी जगह बेटा अब आपको लेनी है, क्योंकि अगले बार जब मैं पेपर डिस्कस करूं तो इनके जगह आपका फोटो होना चाहिए। आप हमारे सुपरस्टार, रॉक स्टार, सभी लोग यहीं पर आना है आपको। चलिए बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है pH ऑफ 0.01 m अमोनियम साइनाइड। पहली बात तो ये बेटा, जरा आप देखिए अमोनियम साइनाइड जो है क्या? ये है बेटा NH4CN। NH4CN is the salt of वीक एसिड एंड वीक बेस। बेटा ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो बेटा हम लोग जानते हैं वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जो होता है ये बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, सिंपल बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है। और कह रहा है इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सोल्यूशन द पीएच बिकम। बेटा पहली बात तो ये कि जो बफर सोल्यूशन होता है उसका डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये वीक एसिड वीक सॉल्ट के केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा था KH इक्वल टू एच स्क्वायर और बाकी के केस में आपने पढ़ा था KH इक्वल टू CH स्क्वायर। आप मुझे बताइए यहां पर कोई CVN टाइप की कोई भी चीज आपको दिख रही है क्या? यानी डाइल्यूशन का इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाया, क्वेश्चन गलत कराया, फटाफट करने वाला क्वेश्चन था बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आना था आपको, 5 लीटर वाटर पे कॉन्सेप्ट पकड़ना था, यानी कि डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर जाएगा इसका डी, टैक। तो बेटा देखिए आपने आंसर इसका डी लगाया होगा तो आंसर बिल्कुल सही है, और ज्यादा दिमाग लगाया होगा तो फिर गलत हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और उस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है POH इक्वल टू 7.5 pKa अपॉन 0.5 pKb। पहली बात देखो, अगर Ka आया इसका मतलब वीक एसिड है, Kb आया तो वीक बेस है। अब आपको फॉर्मूले में खोजना है वीक एसिड वीक बेस। ये देखिए एल्युमिनियम है, ये रहा होगा AlOH थ्राइस और ये रहा होगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। यहां पर बेटा देखिए NH4OH एंड दिस इज HNO3, यानी कि एसिड से एनायन आया है, बेस से केटायन आ गया। ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पर देखिए बेटा ये है Na, दिस इज Na, ठीक है ना, Na प्लस एंड दिस इज Cn माइनस, ठीक है ना, Na प्लस Cn माइनस है ये बेटा। तो ये आपका रहा होगा NaOH और ये रहा होगा HCl, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर देखिए बेटा तो ये C6H5NH2 है और ये CH3COOH है, वीक एसिड है और वीक बेस है, यानी वीक एसिड वीक बेस आपके इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज फॉर्मूला ऑफ द पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब ये मत पूछिएगा वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो मैं बता दूंगा KH इक्वल टू KW पानी। हमने बताया था पानी ऊपर रहता है और कमजोर हमेशा नीचे होता है, और KH इक्वल टू होता है बेटा H स्क्वायर, और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कहते हैं का हो, मतलब Ka इंटू H, और फर्दर आप निकालेंगे PH और फिर निकाल सकते हैं POH। चलिए
क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HgCl2। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर इसको तोड़ने में आप लोग गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए बेटा जो Hg2Cl2 होता है, जब ये डिसोसिएट होता है तो बनाता है Hg2+2 एंड 2 क्लोराइड आयन। आपकी गलती यहां पर होने वाली है, क्योंकि Hg+1 में Hg+1 वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, Hg2+2 में वो +1 का फॉर्म होता है। तो आप जल्दीबाजी में बेटा देखिए यहां गलती कर देंगे। अब जो इसने सही सही तोड़ लिया, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी हो गई 2S, तो फाइनली आप लिखेंगे तो KS इक्वल टू Hg+2 सिंगल आयन, क्लोराइड आयन का स्क्वायर, दिस इज S, दिस इज 2S का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 4S3, यानी कि S इज इक्वल टू KSP/4 पावर 1/3, यानी कि आंसर अगर हमारा आ गया C। तो 48 का आंसर जो है वो है C, 48 का आंसर आपको मिल गया C। चलिए बहुत बढ़िया, इसकी गलती आप क्या करने वाले, चुन चुन के बेटा मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इतना आयनिक लगा दिया, फिर लाइफ हो गया झिंगा लाला, इतना आयनिक लगा डाला, लाइफ हो गया झिंगा लाला, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आला। देखो बेटा कह रहा कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, सपोज बेटा कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO4 ट्वाइस, ये टूट के बनाया 3 कैल्शियम आयन और 2 फॉस्फेट आयन। बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी 3S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, फाइनली द कैल्शियम आयन इज, टोटल कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन 3S है और यहां पर फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 2S है। तो हम लोग लिखेंगे KSP इज इक्वल टू कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन 3, फॉस्फेट आयन का स्क्वायर, दिस इज 3S का क्यूब और ये है 2S का स्क्वायर, 108S5, ये 108S5 हो गया। लेकिन सबसे पहले तो ये हमें सॉल्युबिलिटी पे ध्यान देना है। S जो हमें दिया है W ग्राम पर 100 ml दिया है। हम लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000 होता है, यानी यहां W/M यानी मॉलिक्यूलर वेट एंड दिस इज 100/1000। तो बेटा यहां से देखिए तो सॉल्युबिलिटी जो आएगी आपकी W/ मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या आ जाएगा 10। अब यहीं पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए 108 एंड W/M इंटू 10 पे पावर 5, तो ये आ गया 108 इंटू 10 टू द पावर 5 और W/M पे पावर कितना आ गया 5, यानी अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हो गई 10 टू पावर 7 और W/M पे 5, यानी आंसर हो गया हमारा B। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, जल्दीबाजी में नहीं जाना था, जो जल्दीबाजी करेगा क्वेश्चन गलत करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है HH इज ए वीक एसिड, K की वैल्यू है 10⁻⁵, इट फॉर्म ए सॉल्ट ऑफ NaX। NaX पहले ये बताइए जो NaX है ये है क्या, दिस इज द NaOH एंड HX, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया, अगर वीक एसिड है बेटा तो इसके फॉर्मूले में Ka आता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके फॉर्मूले में हमेशा क्या रहेगा OH। वीक वर्ड बताता है टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड हमें बताता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो वीक बेस में सबसे पहले देखिए KH इक्वल टू क्या होता है KW/Ka। हमने बोला था पानी हमेशा ऊपर रहेगा और कमजोर हमेशा नीचे रहेगा, तो यानी KH इज इक्वल टू 10⁻14 बाई Ka। Ka की वैल्यू दी हुई है 10⁻5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻9। अब KH इक्वल टू होता है CH स्क्वायर, देन H इज इक्वल टू √KH/C और KH की वैल्यू हमें मिली है 10⁻9 और 10⁻1, तो यहां से आ जाएगा 10⁻4। ये हाइड्रोलिसिस आ गया। अब परसेंटेज में लिखेंगे तो 10⁻4 इंटू 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.01%। तो 50 का आंसर आ गया बेटा आपका A। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। आपने देखा सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 51, एसिटिक एसिड है और ये आयोनाइज हो रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिखेंगे तो ये होगा CH3COO माइनस H3O प्लस CH3COOH एंड वाटर। आप जानते हैं इनका एक्टिव मास हम लोग 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले तो देखिए ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा और इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो बेटा देखिए यहां पर ये तो एसिड है तो ये वीक होगा, और अगर ये वीक है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक होगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा H2O। सिंपल, ये वाइस वर्सा चलता है बेटा। अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक। ऐसे याद रखिएगा, वाइस वर्सा। कॉन्जुगेट एसिड मतलब एसिड अपना हाइड्रोजन आयन निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। 52, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 10 टू पावर माइनस 13। आप यहां देखिए तो पीएच हमें दिया हुआ है 13, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर माइनस 13 मोल पर लीटर। ये निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 1 ml। तो सबसे पहले आप मोल निकालिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, दिस इज 10 टू पावर माइनस 13 एंड वॉल्यूम 1/1000, ठीक है ना। और इसके बाद n की वैल्यू जब आ जाएगी 10 टू पावर माइनस 13 इंटू 1/1000, इतना करने के बाद ये नंबर ऑफ आयन निकल गए, तो ये मोल्स निकल गया, इतने मोल्स निकल गए। तो आयंस निकालने के लिए n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे बेटा। तो n इंटू एवोगैड्रो नंबर करने के बाद जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज बफर। देखिए बफर के लिए सबसे पहले आप ये देखिए ना, बफर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल बफर होता है, एक मिक्स बफर होता है। मिक्स बफर में दो क्वालिटी है आपकी, एक वीक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। अगर एसिडिक बफर है तो उसमें वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हम कहते हैं ना गाड़ी तभी चलती है अगर एक कमजोर है तो दूसरा मजबूत होना चाहिए। दोनों मजबूत हो गए तो दिक्कत ही दिक्कत है, दोनों कमजोर हो गए तो बहुत दिक्कत है। एक मजबूत रहे तो एक क्या रहे, कमजोर। अगर पत्नी कमजोर है तो पति एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, पति कमजोर है तो पत्नी तगड़ी होनी चाहिए। तो बेटा बफर का इसे याद रखिएगा। ये देखिए हमने बोला बफर, आपने देखा NaCl, यहां देखिए एक एक एग्जांपल को हम लोग क्लैरिफाई करते चलेंगे। NaCl, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये कभी बफर नहीं हो सकता है। बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, बेटा बोरेक्स इज ए वीक एसिड एंड दिस इज द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बफर हो सकता है। यहां पर देखिए H2PO4 -1, HPO4 -2, ये दोनों बफर होंगे बेटा, क्योंकि देखिए बफर के लिए मैंने बताया था एसिडिक बफर बेसिक बफर सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये पॉलीप्रोटिक वाले जो होते हैं, ठीक है ना, जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे होते हैं, इनके अंदर चेक किया जाता है डिफरेंस अगर एक हाइड्रोजन का है। जैसे ये देखिए H2PO4- अगर टूट के हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है, HPO4 -2 बना रहा है, तो बेटा अगर ये एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है, और एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिलकर के ही बफर बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन के अंदर हमारे एसिड और कॉन्जुगेट बेस होते हैं, और वो ऐसे एसिड और कॉन्जुगेट बेस होते हैं जो कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वीक बेस, और ये हो गया बेटा आपका वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी बफर है, यानी आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला है अमीनो एसिड। Glycine exists predominantly in the form of
NH3CH2COO, इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब हाइड्रोजन आयन क्या कर दीजिए इससे बाहर, इससे हाइड्रोजन आयन बाहर किया तो हाइड्रोजन आयन बाहर करने पर यह बन गया NH2CH2COO-। फिर कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब इसको हाइड्रोजन आयन दीजिए और इससे हाइड्रोजन आयन क्या करिए बाहर। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, एसिड से हाइड्रोजन निकालने पे कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस को हाइड्रोजन आयन देने पे कॉन्जुगेट एसिड बनता है। कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट CH3COO-Na, यहां पर ये NaOH और एसिटिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इसका पीएच जो होगा ग्रेटर देन 7 होगा। यहां पर देखिए ये जो है एसिटिक एसिड है यानी ये वीक एसिड है और यहां पर वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां पे ओरिजिनल सिर्फ हमारा सोडियम एसीटेट है, तो जाहिर सी बात है बेटा सबसे ज्यादा पीएच इसका होगा। ये हमारा बफर सॉल्यूशन बना रहा है, इसका पीएच कंपैरेटिवली इससे कम होगा और सबसे कम एसिटिक एसिड का होगा यानी CBA। 56 वाटर कंटेन डिसॉल्व CO2। चलिए यहां पर Kc की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहली बात अगर आप Kc लिखते हुए हैं तो H3O प्लस HCO3 माइनस फिर CO2 एंड H2O का स्क्वायर, इसका एक्टिव मास 1, हमसे HCO3 बाई CO2 का क्या पूछ रहा है रेशियो, तो हम लिख सकते हैं Kc बाई H3O प्लस। यहां पर इस हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए हमें पीएच दिया हुआ है 6, देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻6, इसकी जगह हम लोग 10⁻⁻6 ले लेंगे और यहां पर 3.8 इंटू 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया हमारा 3.8 यानी 56 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 57, कैलकुलेट द pH at equivalent point when a solution of 0.1 m CH3COOH is titrated with the solution of 0.1 m KOH। पहली बात तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है। यहां देखिएगा CH3COOH रिएक्ट विथ KOH, अगर हम इसका कंसंट्रेशन ले तो भैया ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, दोनों 0.1 है और Ka हमको दे रखा है। ठीक है, तो बेटा यहां से हमें पता चल रहा है, मैंने बताया था कि अगर एसिड और बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं, तो वो बफर नहीं होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसका मतलब हमारा हुआ CH3COONA। CH3COONA मीन्स दिस इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब आप निकालेंगे तो KH इक्वल टू हो जाएगा KW अपॉन K, दिस इज 10⁻⁻14 एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5। यहां से हमें मिल गया KH की वैल्यू। अब KH बराबर क्या होगा CH स्क्वायर, C की वैल्यू आपको पता है 0.1 और उसके बाद H स्क्वायर की वैल्यू से H निकाल दीजिएगा, फिर उसके बाद आप निकालेंगे OH आयन, OH आयन बराबर होगा CH और यहां से निकालोगे आप POH और फिर POH से निकालेंगे पीएच और यहां से निकालेंगे बेटा तो इसका पीएच जो है वो नन आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल लीजिएगा बेटा, इसका आंसर नन हो जाएगा। 57 के बाद आते हैं हम लोग 58। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है ये आपके सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी आ गई। अब यहां पर कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर फॉस्फेट इन 0.1 m AgNO3। कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। पहले मैंने लिया Ag3PO4 टूट के बनाया 3 सिल्वर आयन
और फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी 3s और s है। इसके अंदर हमने मिला दिया AgNO3, जिसमें ये Ag और नाइट्रेट बनाया। इसका कंसंट्रेशन C और इसका C। इसने इसके ऊपर लगाया कॉमन आयन इफेक्ट। जब इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो जाहिर सी बात है सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चलेगी, जिसके वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी घट के 3s- हो जाएगी और इसका s- हो जाएगा। हम आपसे अब पूछें कि सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप बोलोगे 3s- प्लस C। और फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन, फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन s- हो गया। अब आप जब निकालोगे KSP तो सिल्वर आयन का क्यूब और ये हो जाएगा फॉस्फेट आयन। बेटा जी यहां पर हो जाएगा 3s- प्लस C का क्यूब और ये हो गया s-। इसके जब सॉल्व करेंगे और इसके सारे हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ यहां बचेगा KSP इक्वल टू s-C क्यूब और यहां से s- इज इक्वल टू KSP अपॉन C का क्यूब। KSP की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 और C क्यूब 0.1 का क्यूब, यानी कि ये आपका 10 टू पावर माइनस 13 आ जाएगा। आंसर डी। सॉल्व करिएगा s- 1.1 10 टू पावर माइनस 13। इसमें बेटा इसके पे देखिएगा मैंने 2 क्वेश्चन और आपको देख रखे हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी है और बफर है इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की। ये कॉमन आयन इफेक्ट लग करके इस क्वेश्चन पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 59, देखिए कहां पर प्रेसिपिटेट जल्दी बनता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि कौन प्रेसिपिटेट जल्दी बनाता है। तो इसमें आप यह ध्यान रखिएगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो प्रेसिपिटेट जल्दी बनाता है। आप अगर इनको देखिए, जैसे बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं क्रोमेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है ऊपर से नीचे आने पर जो है घट रही होती है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी तो इसका प्रेसिपिटेट जल्दी से फॉर्म हो जाएगा। भाई देखिए अगर आप सॉल्युबिलिटी देखना होता है तो सॉल्युबिलिटी में 2 फैक्टर लगाते हैं, एक लगाते हो आप लैटिस एनर्जी का और दूसरा लगाते हो आप वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी का। जब भी अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो जिस केटायन की साइज छोटी होती है, केटायन की साइज अगर छोटी हो तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। केटायन की साइज छोटी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो अगर ऊपर से नीचे आने में सॉल्युबिलिटी घट रही है तो समझ लीजिए वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो बेटा इसका प्रेसिपिटेट जल्दी फॉर्म हो जाएगा। 60, सिल्वर आयन आर एडेड टू द सॉल्यूशन। सबके कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सब जगह आपको निकालना है बेटा सिल्वर आयन। जैसे मान लीजिए हम AgBr का केस लिए तो हम बनाए सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन, तो भाई KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिल्वर आयन अपॉन ब्रोमाइड आयन। यानी कि यहां पर जो सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 अपॉन ब्रोमाइड आयन का हो गया 1.1। ऐसे ही यहां पर सिल्वर आयन हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 बाई 0.1। ऐसे यहां पर सिल्वर आयन हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन यहां पर बेटा सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन जब आप लेंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहां पे कार्बोनेट आयन, लेकिन यहां के लिए देखिएगा 1 मिनट 1.1 इंटू 0.1 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जब लेंगे तो देखिए Ag2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो बनाएगा सिल्वर आयन का स्क्वायर और कार्बोनेट आयन, तो KSP इज इक्वल टू कार्बोनेट सिल्वर आयन लेना है तो रूट KSP अपॉन CO3। ऐसे यहां पर जब आप लेंगे तो यहां पर इसके केस में सिल्वर आयन कंसंट्रेशन KSP अपॉन ASO4 पे पावर 1/3। इन सभी के अंदर यहां सिल्वर आयन, यहां सिल्वर आयन, यहां सिल्वर आयन, यहां सिल्वर आयन, सभी में सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकालिएगा। विच कंपाउंड प्रेसिपिटेट विल लोवेस्ट, किसका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो बेटा इसका आंसर ए आ जाएगा। हम लोग कहते हैं जहां पर सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पे प्रेसिपिटेट हमारा जल्दी बन जाएगा।
अगला है फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 ml ऑफ 0.5 m HCl। अब यहां पे देखिए एक तो HCl है और दूसरा जो है बेस है, मतलब ये जो है एसिड है और ये आपका बेस है। 25 इंटू 0.5 अगर हम बात करें इनके N1 और V1 की और इनके N2 और V2 की, तो बेटा इनका N1 V1 जो है एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी कि ये हो जाएगा 25 इंटू 0.5 माइनस 10 into 0.5 upon 25 plus 10 plus 15. This will give you net hydrogen ion और यहां से फिर आप निकालेंगे pH और pH निकालने पे आंसर आ जाएगा 0.82। चलिए देखिए ये सब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। थोड़ा सा पेपर आपको टफ महसूस होगा बेटा, लेकिन बिल्कुल आप इसको सॉल्व करिएगा। अगला है KSP पर PbBr2 इज द 8 into 10⁻⁵ द सॉल्ट इज 80% डिसोसिएटेड। पहली बात तो देखिए बेटा, अगर PbBr2 है और ये टूट के बना रहा है लेड आयन और 2 ब्रोमाइड आयन, ठीक है, हमने बोला इसका डिसोसिएशन जो है वो 80% है, तो इसका मतलब मान लीजिए अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो 2S, ये 80% डिसोसिएट हुआ तो S इंटू 80 अपॉन 100, 2S इंटू 80 अपॉन 100, यानी ये हो जाएगा 0.8S और ये हो जाएगा 1.6S। और जब हम लिखेंगे KSP, देन KSP बराबर लेड आयन और यहां पर ब्रोमाइड आयन का स्क्वायर, और KSP की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁵, लेड आयन हमारा है 0.8 इंटू S और ब्रोमाइड आयन है 1.6S का स्क्वायर। अब इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 10⁻⁵, 0.8 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू S पे क्या हो गया क्यूब, और यहां से बेटा जब आप S की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा X की वैल्यू निकालने पर आंसर आ जाएगा आपका A। ये सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यही हो जाएगा S क्यूब बराबर 8 अपॉन 0.8 1.6 इंटू 1.6 और ये है आपका 10⁻⁻⁵। तो S की वैल्यू जब लोगे तो सीधे आ जाएगा 10⁻⁴, 1.6 1.6, ये इसको काटेगा तो 0.1 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 10⁻⁴ पे पावर 1/3। यही प्रोसेस है, इससे सॉल्व कर देंगे बेटा, सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, स्पीसीज प्रेजेंट इन सोल्यूशन विद CO2। जब आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अगर आयोनाइज होता है तो बनाता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, तो आंसर जाएगा CO2 H2CO3 SCO3 NCO3 माइनस। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। 64, द pH ऑफ 2 इक्विमोलर वीक एसिड। देखिए स्ट्रेंथ जो होता है ना, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन की होता है। पहला pH जो है वो 3 है तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻3। दूसरे का pH अगर 5 है तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा 100:1। इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 should be removed from 1 liter of aqueous solution pH equal to 2 increase to pH equal to up to 3। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो जरा ये देखिए, मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, यहां पे दोनों को मैं अलग अलग करता हूं। एक का pH जो है वो 2 है, दूसरे का pH जो है 3 है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2, यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻3, तो पहले बताइए H2SO4 जब टूटा तो बनाया 2 हाइड्रोजन आयन, अगर ये C होगा तो ये कितना होगा C/2 होगा। यानी कि यहां से अगर हम H2SO4 का कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये 10⁻²/2 और ये H2SO4 जो है 10⁻³ मुझे इसका कंसंट्रेशन मिल गया। अब कंसंट्रेशन इनटू हम कर देते हैं मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 10⁻²/2 मोल
और ये 10⁻³ इंटू मोल। ठीक, अब मैं निकाल लू यहां से लेफ्ट मोल। लेफ्ट मोल निकालने के लिए 10⁻² माइनस 10⁻³ और यहां से जब आप इसको घटाएंगे तो 1/2 इंटू 10⁻² कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 1 में से अगर घटाया जाएगा 0.01 तो बेटा घटाने के बाद जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.09। 0.009 घटा लीजिएगा, 0.009 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है देखिए सब कुछ एकदम है, ये यहां लेफ्ट मोल मिल गया। लेफ्ट मोल निकालने के बाद वेट निकालना था तो 1/2 इंटू 10⁻² 0.009 इंटू 98। ठीक है, ये 10⁻² नहीं रहेगा घटाने के बाद। एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए ये इतना है। हमने अगर 10⁻²/2 1 माइनस तो यहां पे कितना बचेगा 0.1, यस 0.1 बचेगा और ये हो गया 10⁻² इंटू 0.9 या हम इसको लिख सकते हैं। देखिए बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां मिस्टेक हुआ है, आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। 10⁻² मीन यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर मैं 10⁻² कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 और माइनस बचेगा यहां 0.1 यानी कि 0.9 इंटू 10⁻² मतलब 0.009/2 और यहीं पर मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 98 से। 98 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपको वैल्यू मिलेगी बेटा डी। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर चेक कर लीजिएगा बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्या था, इसका हाइड्रोजन आयन इतना, इसका हाइड्रोजन आयन इतना, दोनों के कंसंट्रेशन से हमने H2SO4 का कंसंट्रेशन निकाल दिया क्योंकि हमें पता है 2 हाइड्रोजन आयन एक H2SO4 से बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन C होगा तो इसका C/2 होगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन आ गया, हमें वॉल्यूम पता है 1 लीटर, तो दोनों के हमने मोल्स निकाल दिए। अब मोल से मोल को घटा के लेफ्ट मोल निकाल दिया और लेफ्ट मोल को वेट से मल्टीप्लाई करके हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया कितना रिमूव किया गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH ट्वाइस, तो पहले तो आप इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालिए कि PbOH ट्वाइस टूट के बनाया लेड आयन और 2 OH आयन, तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4s³ यानी 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब। ठीक है, 4 इंटू 125 10⁻⁻18 दैट इज द KSP। फिर कह रहा है कि pH जब 8 हो तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होगी। पहली बात, अगर pH इक्वल टू 8 है तो POH इक्वल टू 6 होगा और OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होगा। फिर आप लिखिए तो KSP इज इक्वल टू लेड आयन और OH आयन का स्क्वायर। अब हम देखिए, हमको पता है कि बेटा लेड आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो S के बराबर होगा और OH आयन का कंसंट्रेशन जो है वो 2S के बराबर होगा। तो सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो पहले हम लेड आयन का कंसंट्रेशन निकालें, वही S के बराबर होगा। KSP हमारी आ गई 4 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻18 और यहां से निकाला हमने लेड आयन कंसंट्रेशन और यहां पे 10⁻⁻6 का स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल दीजिएगा लेड आयन का कंसंट्रेशन, यही लेड आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा और ये 66 का आंसर सॉल्व करने पर 66 आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। Which one of the following mix do not act as a buffer? बफर चेक करते हैं, चलिए। पहला है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड NH4OH, ये है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर है। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 Na2HPO4, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो PO4-3 एंड HPO4-1, तो ये बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेपर
ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है तो ये भी बफर होगा। पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस है। सोडियम प्रोपियोनेट एंड प्रोपियोनिक एसिड, वीक एसिड और इसका सॉल्ट ये भी है। सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपियोनेट, बेटा यहां पर जो है एसीटेट है, यहां प्रोपिनेट है, ये कभी बफर फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। 68.1 m formic acid solution is titrated with the 0.1 m NaOH solution. What would be the difference in pH? पहले तो देखिए, मान लीजिए आपका ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH से, तो ये बनाएगा HCOONA प्लस H2O। ठीक है, कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन 1/5 है। मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 माइनस 1/5, ये 1/5, ये बना 1/5, तो बचा कितना 4/5 और ये 1/5, यानी pH1 इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट का है 4/5 और इसका है 1/5। ठीक है ना, सॉरी 1/5 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा हमारा pKa log 1/4, यानी दिस इज इक्वल टू pH1। ये हमको आ गया है pH1। pH1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमको निकालना है pH2, तो pH2 जब आप निकालोगे तो उस स्टेज में ये होगा pKa तो होगा ही होगा प्लस लॉग, पहले देखिए यहां पर, अब इसको लिखिए न्यूट्रलाइजेशन इसका कितना हो गया 4/5, यानी कि ये 1 की जगह आप ये हो जाएगा HCOOH और ये HCOOK, ये बनेगा 4/5 और ये बचेगा 1 माइनस 4/5, तो ये हो जाएगा log 4/5 और ये बचेगा 1/5, यानी pH2 इज इक्वल टू pKa log 4। अब ये देखिए pH1 pH2 इन दोनों का ले लीजिए आप डिफरेंस, और जब pH2 माइनस pH1 करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2 log 4। यहां पर आ जाएगा बेटा 2 log 4। ठीक है ना, चलिए यहां पर ये मिल जाएगा आपको 2 log 4। 69 in the neutralization H3PO4 with NaOH, पहले आप देखिए यहां पर ये H3PO4 पहली बार हाइड्रोजन आयन रिलीज किया तो H2PO4 माइनस बनाया, फिर ये H2PO4 दूसरी बार निकाला तो H प्लस HPO4 माइनस 2 बनाया, HPO4 माइनस 2, यहां पे H4 एंड PO4 माइनस 3 बनाया। तो पहले देखिए एक एसिड बेस पेयर, दूसरा एसिड बेस पेयर, तीसरा एसिड बेस पेयर, यानी टोटल कितने बफर बनेंगे 3। और आपसे फटाक से पूछा जाए कितने बफर बनेंगे तो आप कहेंगे जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे उतने बफर सोल्यूशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। चलिए 70 the pH of solution of 0.1 m एसिटिक एसिड इंक्रीजेस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड। ये बताइए NaHSO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड है ठीक है ना, KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां पर जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो कह रहा है कि इंक्रीजेस वीक सॉल्यूशन का pH बढ़ना चाहिए, उसके अंदर क्या मिलाया जाए, ठीक है ना, उसके अंदर क्या मिलाया जाए कि उसका pH जो है वो बढ़ जाए। तो यहां पर देखिए अगर हम एसिड मिलाएंगे तो pH घटेगा, ये एसिड मिलाएंगे तो pH घटेगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, दोनों हटा दीजिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो इसको मिलाएंगे तो pH क्या करेगा, बढ़ेगा। बेस मिलाने से pH क्या करता है, बढ़ता है। डी हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज मतलब जो भी मिलाए वो न्यूट्रल हो। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो बेसिक कर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी बेसिक कर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी बेसिक कर देगा, और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ये न्यूट्रल होगा, यानी 71 का आंसर बी हो गया। चलिए 72 पर आते हैं हम लोग। 72 सबसे पहले pKa ऑफ अमोनियम आयन इज 9.26, इसका हम pK भी कैसे निकाल सकते हैं, तो पहली बात तो ये समझिए ये NH3 जो है
NH3 हाइड्रोजन आयन ले करके बनाया NH4 पॉजिटिव। ये एसिड बेस पेयर है और एसिड बेस पेयर में हम लोग कहते हैं pKa प्लस pKb इज इक्वल टू क्या होता है 14, यानी pKb इज इक्वल टू 14 माइनस 9.26 यानी कि आ जाएगा 3.74। देखिए ये हमारा pKb आ गया, pKb। और जब हम बफर रेंज लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं बफर रेंज, तो हम लोग जानते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसका POH निकाल दें, POH इक्वल टू PKB होगा यानी कि 3.74, लेकिन जब इसका pH लेंगे तो pH लेने पर फिर आपका देखिए इसका pH लेंगे तो आएगा फिर आपका उतना ही 9.26। और आपसे पूछा POH रेंज नहीं पूछा है, pH रेंज पूछा है। तो जैसे अगर आप POH से PKB प्लस माइनस 1 करते तो आपको मिल जाता क्या pH रेंज, PKB प्लस माइनस 1, तो ये मिल जाए आपको POH रेंज। और POH रेंज बताना होता तो आप बताते इसका 1 कम करके 2.74 से 4.74, लेकिन जब इसी का pH बताएंगे तो यही pH आपका हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको हटाइए, पहले सब छोड़िए, पहले ये बताइए PKB है, PKB 3.74 है तो POH बराबर PKB हो जाएगा, 3.74 हो जाएगा। pH जो है pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 3.74 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 9.26 आ जाएगा। अब इसका रेंज बताना है तो हम लोग जानते हैं प्लस माइनस 1, तो इसका रेंज जो है एक घटा दीजिए तो 8.26, एक बढ़ा दीजिए तो 10.26, यानी 72 का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा तो मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि PKA PKB में आपको बहुत कंफ्यूज किया गया है यहां पे। (72) 73 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो आपको दिया हुआ H2CO3, जब ये पहला हाइड्रोजन आयन निकाला तो बनाया HCO3-1, ये है Ka। फिर HCO3-1 टूट के बनाया CO3-2, ये है Ka2, ये Ka1 और Ka2। बेटा यहां पर जो Ka2 की वैल्यू मिली है, ठीक है, वो तो याद रखिएगा, लेकिन आप यहां ये pH ऑफ कंटेनिंग बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, यानी यही मिल करके हमारा बफर बना रहा है, तो हम लिखेंगे pH इक्वल टू pKa2 प्लस log CO3-2 बाई HCO3। हमें इसका कहीं यूज आने वाला ही नहीं है, तो HCO3 का वैल्यू है 0.4 और इसकी वैल्यू है आपकी 0.2 और PKA2 दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻11। यहां से सॉल्व करिएगा 73 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.1। 74 द pH ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन 20 ml ऑफ H3PO4। पहले देखिए इस रिएक्शन को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। H3PO4 जब फॉस्फेट से रिएक्ट करता है तो बेटा फॉस्फेट से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है H2PO4-1 HPO4-2। H2PO4-1 ये 0.1 है, तो बेटा ये जब 0 हो गया तो ये 0.1 बने, ठीक है। ये है बेटा H2PO4-1 टूट के जब HPO4-2 बना रहा होता है, H3PO4 टूट करके H2PO4-1 बना रहा होता है, तो ये Ka1 होता है, ये Ka2 होता है, और HPO4-2 टूट करके जब PO4-3 बना रहा होता है तो Ka3 होता है। हमें यूज किसको करना है तो Ka2 को करना है, और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, देन pH इक्वल टू pKa2 प्लस log, और ये दोनों की वैल्यू बराबर है 0.1 तो ये 0 हो जाएगा, देन pH इक्वल टू pKa2। आंसर सी इज करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। अब 74 के बाद जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 74 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। 74 के बाद 75 है। द बेस्ट इंडिकेटर डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एवरीवन नोज फिनोप्थिलीन। क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो फिनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है, ये एसिडिक इंडिकेटर है। जैसे ही बेसिक मीडियम में जाता है वो पिंक कलर देता है। बेसिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज आता है। आंसर हो जाएगा फिनोप्थिलीन 75 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग के सोल्यूशन ऑफ द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा कम होना चाहिए। आंसर 76 का ए है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। सिल्वर क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वेरी कंसंट्रेट NaCl। बेटा NaCl इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी को घटा देगा, तो पहला हो गया फॉल्स। द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। यही तो बफर सॉल्यूशन होता है। एडिशन ऑफ NH4Cl डू नॉट अफेक्ट द pH ऑफ NH4OH। कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड चलाएगा तो OH कंसंट्रेशन घटेगा तो pH चेंज होगा। ये भी क्या है? फॉल्स। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये सही है। मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट एज द बफर, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl NaCl इज ग्रेजुअली द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। पहले देखिए सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि KSP इज इक्वल टू क्या होता है? KSP बराबर होता है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। कुछ भी करिए इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी सिल्वर आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोराइड आयन, X is inversely proportional to Y parabola, hyperparabola। क्या बोला? आंसर सी। Find the pH of 0.1 m solution of NaHO3। पहली बात तो देखिए ये HSO3 जो है ये HCO3 माइनस ये है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब जो हाइड्रोजन आयन ले सके और जो हाइड्रोजन आयन दे सके। इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है pK1 प्लस pK2 अपॉन 2। सीधे आंसर आ जाएगा 7.5। दोनों को जोड़िए, रेशियो निकाल लीजिए। 80 एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कंटेन 0.2 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोल एसिटेट आयन। पहले तो देखिए जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मिलाएंगे तो होगा क्या? जैसे मान लीजिए ये एसिटेट आयन है, ठीक है, और ये एसिटिक एसिड है। फिलहाल इसका कंसंट्रेशन 0.2 है, इसका 0.2 है। आपने जब हाइड्रोजन आयन डाल दिया तो हाइड्रोजन आयन डालने से एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके बनाएगा CH3COOH। इसका कंसंट्रेशन जो है 0.01 है। तो जाहिर सी बात है इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 घटेगा, -0.01 घटेगा। एसिटिक एसिड जो होगा 0.01 बढ़ेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.19 और इसका हो जाएगा 0.21। और जब आप pH निकालेंगे तो pH इक्वल टू pKa लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अब देखिए एसिड की जगह 0.21, बेस की जगह 0.19 और pKa ऑलरेडी आपको 5 दिया हुआ है। आंसर निकालेंगे 4.96 आ जाएगा। Which salt will precipitate first in aqueous solution? तो बेटा देखिए आपको कुछ करना नहीं है, कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा आप इसके अंदर S की वैल्यू निकालिए, यहां पर S की वैल्यू निकालिए, क्योंकि S स्क्वायर है, रूट करते जाइए, रूट करते जाइए, इसका भी रूट करते जाइए, ये 4s क्यूब के बराबर होगा। यहां से s निकाल दीजिएगा, जिसके s की वैल्यू कम आएगी वही प्रेसिपिटेट होगा सबसे पहले। तो 81 का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, कैलकुलेशन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। आंख बंद करके वीक एसिड वीक बेस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI 10⁻16। फिर द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI in 10⁻14 mKi। पहले बात तो ये देखिए जब AgI टूटा तो बनाया सिल्वर आयन आयोडाइड आयन, फिर हमने इसके अंदर मिलाया Ki तो ये टूट के बनाया K प्लस और I माइनस। बेटा ये इसके अंदर लगाया कॉमन आयन, रिएक्शन चली इधर, सॉल्युबिलिटी S डैश, इसकी S डैश प्लस C, यानी KSP इज इक्वल टू S डैश अपॉन C। यानी कि सिंपल सी बात है 10⁻16 बाई 10⁻14 10⁻2 आंसर हो गया नन।
84 अरेंज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। पहली बात तो सुनो, AgBr अमोनिया के अंदर घुल करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि ये ऑड आयन इफेक्ट लगा रहा है। वाटर के अंदर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ऑड आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये दोनों कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। यहां पर Br का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। KSP of MgOH twice is 10 to power minus 11, pH 0.1 m मैग्नीशियम आयन। ठीक है, pH पूछ रहा है। तो देखो बेटा, KSP इज इक्वल टू मैग्नीशियम आयन और OH आयन का क्या हो गया? स्क्वायर। ये है KSP 10 to power minus 11 और मैग्नीशियम आयन है 0.1, तो ये हो गया 10 to power minus 10 और OH आयन का स्क्वायर, देन OH आयन इज इक्वल टू 10 to power minus 5, देन POH इज इक्वल टू 5, देन pH इक्वल टू 9। आंसर आ गया C। विच ऑफ द फॉलोइंग सो कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट के लिए दोनों स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, एक वीक हो और दूसरा स्ट्रांग होना चाहिए। ये देखिए, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाएगा। ये वीक है और ये सॉल्ट है, लेकिन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। ये वीक है, ये एसिड है, ये ऑड आयन इफेक्ट लगा देगा। यहां पे देखिए, वीक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हाइड्रोजन आयन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एसिटिक एसिड विथ HCl। pH ऑफ वाटर एज 328। पहले 328 केल्विन का मतलब क्या हो गया? हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। यहां पर KW हमारा 0.114 इंटू 10 to power minus 14 होता है। pH 7.34 के आसपास होता है। यहां pH 7 होता है न्यूट्रल का, यहां पर 6 होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने पर जो न्यूट्रल होगा वो अप्रोक्सीमेट 7 से ज्यादा पे होगा। जो न्यूट्रल होगा वो क्या होगा? ये 328 का मतलब हो गया आपका, मान के चल लीजिए 328 मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 273। यहां से घटा दीजिए 5 और 273 घटाना है, 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। 55 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका pH होगा वो 7 से पक्का न्यूट्रल वाले का कुछ कम होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है pH ऑफ वाटर, वाटर मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल किस पे होगा? न्यूट्रल जो होगा ना वो 7 से कम ही होगा, क्योंकि इसके आगे 7 से कम ही है। 7 तो न्यूट्रल है, लेकिन इसके आगे 25 पे ही 7 न्यूट्रल है। तो आंसर क्या हो गया? बी, 87 का बी। यहां देखिए pH ऑफ HCl आपको दिया हुआ, pH दिया है, हाइड्रोजन आयन निकाल लीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन 10 टू पावर -2, इसका हाइड्रोजन आयन 10 टू पावर -3, इसका वॉल्यूम है 200, इसका वॉल्यूम है 300, डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300। यहां से नेट आ जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फिर उससे निकाल दीजिए pH। तो 88 का आंसर आ जाएगा 2.34। ठीक है, आप ये क्वेश्चन चाहते तो एकदम मुजवानी भी लगा सकते थे, दोनों एसिडिक का ही रेंज था। ठीक है ना, तो आराम से भी, ये बेस वाला तो कभी होता नहीं, 2 और 3 के बीच में ही आना था इसको। ठीक है ना, क्योंकि अगर दो, सिंपल सोचिए, अगर हम दोनों का 200-200 कर देते, बराबर कर देते, तो 2.5 आता, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है तो 2.5 के आसपास आ जाएगा। 88 के बाद है 89, pH ऑफ NaOH इज 13। पहली बात सुनिए, अगर किसी एसिड को 10 टाइम डाइल्यूट करते हैं तो pH उसका 1 बढ़ता है, बेस को 10 टाइम डाइल्यूट करते हैं तो उसका pH 1 घटता है। तो हमने 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो उसका pH 1 घटेगा, तो घट के 12 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना होगा? 1। तो 89 का आंसर 1। फाइंड द pH ऑफ 10 टू पावर -8 m HCl। तो बेटा देखिए, मैंने आपको बताया है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आप pH निकालेंगे तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर -8 है, pH हो गया 8, जो कि पॉसिबल ही नहीं है,
किसी भी एसिड का पीएच जो है बेस के रेंज में नहीं जा सकता है। तो ऐसा केस जहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, वहां पे वाटर के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो H2O से जो हमारा हाइड्रोजन आयन आया वो 10⁻⁷ और एसिड से जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आया वो 10⁻⁸ और टोटल हाइड्रोजन आयन ले लेंगे तो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, 10⁻⁸ यहां कॉमन 10 हो गया, ये 11 इंटू 10⁻⁸ दैट इज द हाइड्रोजन आयन। और जब इससे आप पीएच निकालेंगे तो आ जाएगा 6.96। क्वेश्चन मैंने आपको मौजवानी करने के लिए इसको बताया है। ये थे बेटा आयनिक के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आपको दिया बेटा ना, अगर इतना आयनिक के क्वेश्चन आपने लगा लिया बेटा ना, पूरे कॉन्सेप्ट को हिला करके रख देगा बेटा, क्योंकि ये अपने आप के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। तो देखिए बेटा पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। बेटा वक्त लौट करके नहीं आता है, सिर्फ यादें ही आती हैं लौट करके। तो जितना जी जान लगा करके मेहनत कर सकते हो बेटा, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, फुल इफिशियंसी के साथ काम करो बेटा। तो अगर मेहनत करते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है बेटा। डेविएट मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा किसी चीज का, अपना कर्म करते रहिए, नंबर जरूर आएगा। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है, यह हमेशा याद रखना है बेटा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग जगह बनाइए, भीड़ से अलग बन के चलिए और निश्चित बेटा सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कोई भी पेपर कैसा भी हो बेटा, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, लगे रहिए, करते रहिए। जितनी गलतियां आप यहां पे कर सकते हैं बेटा, वो गलती यहां पे कर लीजिए, वो गलती दोबारा कहीं और नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम विद पीरियोडिक टेबल। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। यू आर माई रॉकर एंड यू हैव टू रॉक। ऑल द बेस्ट।